हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए देखते फटाफट। सो टीआरएनए को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट आरएनए, सबसे छोटा आरएनए मॉलिक्यूल माना जाता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए को हम लोग और क्या बोलते हैं? सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 NaCl सॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है फुली। ठीक है, दूसरा ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। आप देखिए 3 डैश और ये रहा 5 स्ट्रैंड। और जो स्ट्रक्चर है वो काफी कैसा है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। और जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का वो स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर, लुक लाइक अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें इसमें समझनी है। जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने मेंशन कर दिए, फटाफट देखिए। अब आपको अच्छे से पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, 3 प्राइम टू 5, 5 टू 3। ठीक है, बनने वाला जो बच्चों आरएनए होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है, 5 टू 3। तो अब देखो सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल है पूरा का पूरा, हाईली कॉइल्ड मॉडल है। ठीक है, तो देखिए जो 3 डैश एंड है, जो 3 डैश रीजन है, वहां पे ए सी सी के बेस पेयर्स प्रेजेंट है, साथ ही साथ ए पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो टीआरएनए का स्ट्रक्चर, उसका जो 3 डैश एंड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेप्टर आर्म। तो ये जो एक्सेप्टर आर्म है ये वो रीजन है जहां से अमीनो एसिड क्या करती है? बाइंड अप करती है। ठीक है, देन अब ये जो आपको लूप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टी लूप, या फिर बोलते हैं GTPCG लूप। अब पी का मतलब यहाँ पे क्या है? आपको अगर स्यूडो यूरासिल या फिर स्यूडो यूरिडीन, और टी जो है वो है थाइमीन। अब आपको अच्छे से पता है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमीन नहीं होता है, बट ये जो लूप है वो कंटेन करती है क्या? थाइमीन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, अब जो टी लूप है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या? आपको अगर राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये वो साइट है जो ये पहचानती है कि कौन से राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही। ठीक है, फिर ये है बेटा ऑप्शनल आर्म, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल आर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म या फिर एक्स्ट्रा लूप। अब इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जस्ट नीचे उसके गिवन जो लूप है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडोन आर्म या फिर एंटीकोडोन लूप। अब देखिए सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यूएसी। ठीक है, यूएसी, तो ये कौन से अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करेगा? जो कोड करेगी AUG को। इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन आर्म, क्योंकि इसके पास क्या चीज प्रेजेंट है? आपको होगी कोडॉन प्रेजेंट। ठीक है, और ये लेके क्या आएगा उसका? एंटीकोडॉन, मतलब ये उस अमीनो एसिड को चूज करेगा जो कोड करती है इसका जस्ट अपोजिट, एंटीकोडॉन। इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन आर्म। देन अब ये जो लूप आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, इसको डी लूप भी बोलते हैं, DHU आर्म भी बोलते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये क्या करता है? अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो डी लूप जो है अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, 3 डैश एंड वाला जो रीजन है, मतलब जो एक्सेप्टर आर्म है, वो अमीनो एसिड से बाइंड अप होता है। टी लूप जो रीजन है वो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है कि किस जगह पे हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, फिर किस जगह पे हमें अमीनो एसिड्स को देना है ताकि प्रोटीन का प्रॉपर फॉर्मेशन हो पाए। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर किसका? टीआरएनए का। तो बेसिक पॉइंट याद रखेगा, सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 NaCl सॉल्यूशन में क्या होता है? पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल आप देख सकते हो, हाईली क्वालिटेड मॉडल है, 3 डैश एंड 5 डैश एंड, और लास्ट में लुक लाइक अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं वो कैसा मॉडल है? 2D मॉडल है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, आल्सो कॉल्ड सुपरनेटेंट आरएनए,
ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर आरएनए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब जो ट्रांसफर आरएनए को टर्म दिया था वो किसने दिया था? मेलॉन हॉगलैंड ने। एट ऑल का मतलब होता है उनके कोवर्कर्स ने, सबने मिलकर टीआरएनए को नाम दिया। ठीक है, टीआरएनए को सॉल्युबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया। टीआरएनए करता है क्या? अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। कहाँ जाके? कहोगे साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था सारे के सारे आरएनए जो है वो बनते कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। बनने के बाद इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। टीआरएनए का स्पेसिफिक फंक्शन है कि उसको पर्टिकुलर कोडॉन की पर्टिकुलर एंटीकोडॉन को क्या करना है? लेकर आना, ताकि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन प्रॉपर कर पाए। तो टीआरएनए करता क्या है? साइटोप्लाज्म में जाके अपने वाले अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? राइबोसोम को। क्योंकि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि इट इज द रीजन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर देखिए आगे। अब टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। कितने न्यूक्लियोटाइड कंटेन करते? 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर है। कौन सी एंजाइम उसको कैटालाइज करती है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर है यहां तक? वो पहला पर्सन जिसने टीआरएनए के मॉलिक्यूल के बेस सीक्वेंसेस को डिटरमाइन किया था, उनका नाम है रॉबर्ट हॉले। ठीक है, और इन्होंने ही क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज किया था, दिया था, जिसमें इन्होंने सारे आर्म्स बताए थे कि 3' रीजन पे एक्सेप्टर आर्म होता है, देन टी लूप होता है, देन वेरिएबल आर्म होता है, देन एंटीकोडॉन आर्म होता है, और देन लास्टली डीएचयू आर्म होता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका? टीआरएनए। तो आप सबको सिंपल सा एक वन वर्ड में अगर पूछे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टीआरएनए, तो इनका मेन काम होता है साइटोप्लाज्म में जाके अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना राइबोसोम पे, ताकि प्रोटीन फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर टीआरएनए का हो गया है फिनिश। ठीक है, विदाउट, अब आगे देखो। अब देखिए एचएनआरएनए। एचएनआरएनए हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ। एचएनआरएनए का क्या है? देखो ध्यान से। अब ये जो एचएनआरएनए है आपका, ठीक, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आपको अगर डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए कैसा हमारे पास? डबल स्टैंडर्ड है। अब इससे किसका फॉर्मेशन होगा? सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए का। ठीक है, तो 3 to 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा टेम्पलेट। और 5 to 3 को हमेशा क्या बोलते हैं? कोडेड। टेम्पलेट को हम लोग सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और कोडिंग को हम लोग एंटी सेंस और नॉनसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको जो रेड रीजन दिख रहा है, ये सारे इंटरप्टेड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो ये है आपका 5 to 3। अब जितना ब्लैक रीजन आपको दिख रहा है, उस पूरे ब्लैक रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सॉन। ठीक है, और जो रेड रीजन आपको दिख रहा है इसमें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रॉन। तो जब एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखे जिसमें आपको इंट्रॉन्स भी दिख रहे हैं, एक्सॉन भी दिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एम आरएनए, और इसी का नाम है एचएनआरएनए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? इंट्रॉन्स भी मिल रहे हैं और आपको एक्सॉन्स भी मिल रहे हैं। देन उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है? आरएनए स्प्लाइसिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ठीक है, तो सारे के सारे जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाएंगे, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा।
उस कंप्लीट स्ट्रक्चर से पहले कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड होगी कौन सी एंजाइम, आप कहोगे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगी, सारे एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देगी और बनाएगी mRNA, ठीक है। क्लियर हो गया, यही पॉइंट यहाँ पे लिखे। और जैसे ही mRNA बन जाता है तो 5' पोजीशन पे क्या स्टार्ट होती है बेटा, पढ़ा हुआ हमने, बताओ फटाफट, कैपिंग। और 3' एंड पे क्या स्टार्ट होती है, टेलिंग। अब कैपिंग में आपको अच्छे से पता है, आओ जी जाओ, ठीक है। और 3' एंड पे क्या ऐड होते हैं, UAA, UAG, UGA, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग कोडॉन, इनको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो ये आपका टॉपिक पूरा पूरा हो गया, खत्म। अब चलते हैं आगे, नोट कर लिया सबने। फिर हमें पढ़ना व्हाट इज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, एग्जैक्टली क्या होती है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब बच्चों नाम में ही आपको आंसर समझ में आ रहा होगा कि वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम एक्टिविटी, एक जीन हमारी बॉडी में मौजूद एक एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं साइंस में, बायोलॉजी में, ऑल आर हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या, एज्यूम, ठीक है। तो ऐसा माना गया है कि एक जीन एक एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझना क्या है कि अगर वो जीन खराब हो गई, बनने वाली जो एंजाइम है वो बनेगी नहीं, या फिर वो अपना मोड ऑफ एक्शन शो नहीं करेगी, तो आपकी बॉडी में क्या डेवलप होंगी, डिसीजेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इनका नाम था सर आर्कीबैल्ड गेरॉड, ठीक है। इन्होंने, ये जो थे, इनको हम लोग बायोकेमिकल जेनेटिक्स के फादर भी बोलते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर ही बोलते हैं, ठीक है। तो सर आर्कीबैल्ड गेरॉड जो थे, उन्होंने 1909 में शुरुआत करी थी बायोकेमिकल जेनेटिक्स की, और उन्होंने एक रेसेसिव डिसीज को पॉइंट आउट किया था जिसका नाम है एल कैप्टोन्यूरिया। तो व्हाट इज एल कैप्टोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया एक ऐसी रेसेसिव डिसीज है, ठीक है, जिसमें होता क्या है, हमारी बॉडी में एक एसिड बनता है, उस एसिड का नाम है होमोजेनटाइसिक एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिड है वो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी क्या है, यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो लीवर से एक एंजाइम निकलती है जिसका नाम है होमोजेनटाइसिक एसिड ऑक्सीडेज। ये करती क्या है, ये एंजाइम इसको कन्वर्ट मार देती है मेलिल एसिटिक एसिड, और ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया है कि वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम एक्टिविटी, इट मींस एज्यूम इट कि एक कोई जीन है, जीन ए, वो कोड कर रही है होमोजेनटाइसिक एसिड ऑक्सीडेज। अब ये जो जीन है वो डिसफंक्शनल हो गई, वो काम नहीं कर रही, या फिर इनएक्टिव हो गई, इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, so homogentic acid is not converted into मेलिलएसिटोएसिटिक एसिड। अब इसका जो अमाउंट है वो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करके बाहर निकालेगी, तो जो यूरिन होगा उसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी, होमोजेनटाइसिक एसिड। तो जैसे यूरिन बॉडी के बाहर आएगी, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगी, इट टर्न्स ब्लैक इन कलर, यूरिन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक।
बॉडी से बाहर निकलते। क्यों? क्योंकि यूरिन में क्या चीज प्रेजेंट है? होमोजेंटाइसिक एसिड। तो जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उस पर्टिकुलर रीजन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये है डिसीज जिसको बोला गया है इनहेरेंट डिफेक्ट इन मेटाबॉलिज्म। जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंजमेंट आता है, बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत चेंज हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो। मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कंट्रोल करता है? जीन। तो ओवरऑल जीन में डिफेक्ट आया, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखें। अब मॉडर्न वर्क ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स जिसने स्टार्ट किया था उनका नाम है बीडल एंड टॉटन। ठीक है, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? न्यूरोस्पोरा पे किया। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्या है? एल्गी के स्पोर्स को बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझनी है। हमारे पास एक मीडियम, ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक कल्चर मीडिया है। क्या है? कल्चर मीडिया। और उस पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं हमारे न्यूरोस्पोर्स के स्पोर। अब जो न्यूरोस्पोरा है इसके स्पोर को क्या बोलेंगे हम? प्रोटोट्रॉफ। क्या बोलेंगे? प्रोटोट्रॉफ। तो प्रोटोट्रॉफ को जो हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडिया जो कि एक कल्चर मीडिया है जिसमें पर्टिकुलर सेल्स की ग्रोथ को हम देख सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो वहां पे मैंने सेल को डाल दिया तो नॉर्मली जो प्रोटोट्रॉफ की सेल्स हैं वो इजिली ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, इजिली ग्रो कर गए। फिर हमने क्या किया? इसी न्यूरोस्पोरा को हमने एक्सपोज कर दिया एक्सरे के साथ। ठीक है, जैसे हमने इसको एक्सपोज किया तो एक्सपोज करने के बाद जब इसने स्पोर्स का प्रोडक्शन किया तो वो जो स्पोर्स थे उनको हम लोग बोलेंगे म्यूटेंट स्पोर। क्या बोलेंगे बच्चों? म्यूटेंट स्पोर। और उसी म्यूटेंट स्पोर का नाम है ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है, नॉर्मली वो कैसा था? प्रोटोट्रॉफ था। पर जैसे उसको हमने एक्सपोज कर दिया एक्सरे बीम से, उसकी बॉडी में चेंजेस आ गए और वो चेंजेस के बाद वो जो स्पोर था उसका नाम क्या पड़ गया? ऑक्सोट्रॉफ, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट स्पोर। अब अगर आप उस स्पोर को इस मीडियम, मिनिमल मीडियम में डालें तो जो स्पोर है वो ग्रो नहीं करे क्योंकि उसकी बॉडी में क्या आ गए? चेंजेस आ गए। चेंजेस आ गए तो फिर उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। आप इसी मीडिया में एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, एक्स्ट्रा ईस्ट, एक्स्ट्रा विटामिन B12 सब कुछ ऐड करेंगे तब जाके वो स्पोर क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये पूरी थ्योरी दी हुई है, फटाफट फटाफट सारे पॉइंट देख लो, समझ में आ जाए। देखो, बीडल टॉटम कौन सी यूनिवर्सिटी में थे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। ठीक है, शूट चल रहा है ना? ऑफ करो।